अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 30 के शार्ट क्वेश्चन हमने किए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो आज हम उसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। तो आइए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स passes through an electric bulb in 1 minute if the 300 milliampere current is passing through it। कहता कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस बल्ब में से गुजरेंगे 1 मिनट में अगर करंट चाहे वो आपको 300 मिली एम्पेयर का गिवन हो। ठीक है, या 300 मिली एम्पेयर करंट के गुजरने पर 1 मिनट में कितने चार्जेस जो हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वहां से गुजरेंगे। तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उनकी तादाद को फाइंड आउट करना है। ओके, तो डाटा हमारे पास गिवन है। डाटा दिया हुआ कि टाइम हमें गिवन है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। करंट आपको गिवन है 300 मिली एम्पेयर और आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ करंट का हम फार्मूला जानते हैं। तो करंट का जो फार्मूला है वो होता है I इज इक्वल्स टू Q ओवर T। कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग इन टाइम T इज कॉल्ड करंट। अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं। ठीक है, स्मॉल n हमने मालूम करना है। तो Q क्या है? इन तमाम n इलेक्ट्रॉन्स का ये Q चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कि उस बल्ब में से कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं, उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा वो Q से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हमें चार्ज नहीं, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गुजर रहे हैं। तो इसलिए हम इस Q को क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको नंबर ऑफ चार्जेस की शक्ल में लिखने की कोशिश करेंगे। तो फार्मूला जो हमारे पास होता है, हम जानते हैं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू E एंड चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू Ne। ठीक है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E के बराबर है तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर होगा? Ne के बराबर होगा। तो लिहाजा Q बराबर है Ne। तो अब यहां पर ये Q की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा I इज इक्वल्स टू Ne ओवर T। अब यहां पर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए इसको रीअरेंज करें। तो N इज इक्वल्स टू IT ओवर E। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज को पुट कर ले। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1 मिनट के अंदर जो वो उस बल्ब में से गुजर रहे होंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। अ चार्ज ऑफ 90 कूलम passes through a wire in 1 hour and 15 minutes. What is the current in the wire? कहता है कि 1 घंटे 15 मिनट में 90 कूलम चार्ज जब वो किसी वायर में से फ्लो करता है तो मालूम करना है कि उस वायर में करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक हो गया। ओके, तो ये हमारे पास डाटा गिवन है। चार्ज हमें दिया हुआ है 90 कूलम। कितने टाइम तक वो पास करता है वो टाइम हमें दिया हुआ है सेकंड में निकाल तो 4500 सेकंड्स बनते हैं। 1 आवर एंड 15 मिनट्स, 1 आवर 3600 एंड 15 मिनट 900। ठीक है जी। तो टोटल टाइम हमारे पास सेकंड में कितना आ जाएगा? 4500 सेकंड आ जाएगा। तो हमने करंट मालूम करना है कि इतने टाइम के दौरान उस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सिंपल इसका तरीका है। इसका करंट का फार्मूला आप जानते हैं। तो करंट का जो फार्मूला हमारे पास होगा दैट इज I इज इक्वल्स टू Q ओवर T। अब यहाँ पे जो Q दिया हुआ है ये टोटल चार्ज दिया हुआ है कि कितने
इलेक्ट्रॉन जो वहां से गुजर रहे हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन वहां से गुजर रहे हैं उन सब का नेट चार्ज 90 कूलम आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू आपने 90 कूलम पुट कर दी और टाइम की जगह पर आपने 4500 पुट कर देना। तो सिंपल दोनों की वैल्यूज को पुट आउट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/50 एम्पेयर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 0.02 एम्पेयर। ठीक है जी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने करंट मालूम करना था, तो करंट जब 0.02 एम्पेयर। अब इसको मिली एम्पेयर में भी हम इसको लिख सकते हैं। मिली एम्पेयर में लिखना है तो ये मिली एम्पेयर में बन जाएगा कुछ ऐसे बन जाएगा 20 मिली एम्पेयर। न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन बिलो इन द फिगर। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट के अंदर आपको 3 रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं, 6 ओम, 6 ओम एंड 3 ओम। और आपने इन तीनों रेजिस्टेंसेस का मतलब पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, वो हमने मालूम करना है। दूसरा टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट के अंदर, वो हमने मालूम करना है। और तीसरा कि हर रेजिस्टर के क्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो हमने मालूम करना है। ओके, तो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, डाटा आपके सामने गिवन है R1, R2, R3, वोल्टेज V फाइंड करना हमने, R इक्विवेलेंट, टोटल करंट, I1, I2 एंड I3। ओके, अब सबसे पहले हम मालूम करते हैं इस पूरे सर्किट की जो नेट रेजिस्टेंस है, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए तो पहले हम इन दोनों का निकालेंगे कंबाइंड रेजिस्टेंस। वो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगी उसको फिर हम इसके साथ मिलाकर अगेन कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो कंबाइंड रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी वो इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी टोटल। ओके, तो सबसे पहले हम इन दो रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ओके, उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि पहले आपको ये बताना चाहिए दोनों लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2। एक तो ये मेथड है, इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो हम निकालेंगे इन दोनों रेजिस्टेंस का। पहले वो फॉर्मूला हमारे पास होगा R इक्विवेलेंट बराबर है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ठीक होगा। तो ये फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने का। अब इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, ये भी 6 है, 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो 36/12, तो ये आ जाएगा 3 ओम। ठीक हो गया। R1 और R2 दोनों की वैल्यू 6 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 36/12, तो 3 आंसर आ जाएगा। ये जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है ये R1 और R2 के लिहाज से आई है। ठीक हो गया। अब इसी सर्किट अगर हम थोड़ा सा ऐसे इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हम ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे देखें, अगर मैं इस पॉइंट यहाँ पर पॉइंट A तस्वर कर लूं और ये मेरे पास पॉइंट B है, तो करंट जब वो यहां से आएगा और कुछ करंट इधर फ्लो हो जाएगा, कुछ करंट इधर फ्लो हो जाएगा, मतलब करंट क्या हो रहा है, डिवाइड। तो ये जब करंट ऐसे फ्लो होकर दोबारा यहां पर मिलेगा तो अगेन यहां पर क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं C। ये C पॉइंट हो गया। ओके, अब इस सर्किट का जो थोड़ा सा समराइज्ड फॉर्म है, जो इक्विवेलेंट सर्किट है, वो हम बनाते हैं। ये मैंने बना दिया कुछ ऐसे।
ओके जी, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अब इसका हमने, ये हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट 6 वोल्ट। इज इट क्लियर? मतलब इसी सर्किट को थोड़ा सा समराइज करके मैंने इसको ऐसे बनाया। ये रेड रेजिस्टेंस लगाई है इन दो रेजिस्टेंस की जगह पर, इनका मैंने कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, वो मैंने यहां पे लगा दिया। ये R3 ये एज इट इज आ गई, तो ये मैंने निकाल लिया है R इक्विवेलेंट, और ये मेरे पास आया है 3 ओम, ये आया है 3 ओम, ये है R3, और ये भी हमारे पास कितना है 3 ओम। इज इट क्लियर? अब हम निकालेंगे इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है जी, इन दोनों का हम क्या अब निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो होगा इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो अब ये जो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी हुई हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है वो सारी रेजिस्टेंस को ऐड करने से आता है। तो हमारे पास जो फाइनल आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो आएगा R इक्विवेलेंट बराबर है R1 प्लस R2। तो इसको मैं प्राइम से जरा शो कर देता हूं, R प्राइम। इसमें R1 कौन है? इसमें R1 R इक्विवेलेंट है। R2 कौन है? इसमें R2 R3 है। ठीक है जी, तो इसलिए मैं इसको यहां पे लिख देता हूं R इक्विवेलेंट और R3, क्योंकि हम इन दो रेजिस्टेंस का कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं। तो इनका नाम है R इक्विवेलेंट और R3, इसलिए मैंने लिख लिया R इक्विवेलेंट और R3। तो इन दोनों की वैल्यूज कितनी कितनी है? इन दोनों की वैल्यूज जब वो 3 है, तो लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा 6 ओम। So 6 ohm is a total resistance of this complete circuit। ठीक है, अब इसी सर्किट को अगर मैं और मिनिमाइज करके लिखूं, समराइज करके लिखूं, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे कंबाइन कर दिया। ठीक हो गया जी, तो ये मेरे पास आ गया R प्राइम, ये टर्मिनल है A और ये टर्मिनल हमारे पास B। इसमें ये टर्मिनल हमारे पास A था, ये हमारे पास C और ये हमारे पास B। इज इट क्लियर? तो इस तरह हमने कितने बड़े सर्किट को समराइज करके एक छोटे से सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इज इट क्लियर? तो लिहाजा जो प्रॉपर्टी इस सर्किट की होंगी वही प्रॉपर्टी हमारे पास इस सर्किट की भी है। जितना करंट इसमें से फ्लो करेगा उतना ही करंट जो वो इसमें से फ्लो करेगा। ठीक है, अगर फर्ज करें I करंट जो वो इधर फ्लो हो रहा है, I करंट इधर फ्लो हो रहा है, A पे I करंट पहुंचा, तो B पे भी कितना करंट पहुंचेगा I। देखें, मैंने यहाँ पे I करंट फ्लो करवाया और वो यहां पर पहुंचा, तो यहां पर पहुंचने से वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और C पॉइंट पर फिर कंबाइन हो जाएगा, तो वो हमें B पॉइंट पर मिल जाएगा। तो जितना करंट हम A पर भेज रहे हैं उतने करंट हमें B पर भी मिल रहा है। ओके, अब दूसरा पॉइंट हमने मालूम करना है टोटल करंट कितना है। ठीक है जी, पहला पॉइंट हो गया R इक्विवेलेंट आ गई पूरे सर्किट की, वो कितनी है 6 ओम है। ठीक है जी, वो हमारे पास आ गई 6 ओम। ओके, अब टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल करंट फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस सर्किट। ठीक है, सिंपल सर्किट है। तो करंट मालूम करने के लिए तो जिन दो पॉइंट्स के दरमियान करंट मालूम करना है, उन दो पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए और उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो हम ओम्स लॉ यूज करते हुए करंट मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू IR फार्मूला लगाएंगे। ठीक हो गया। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, तो ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR प्राइम। तो यहां से I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू हमारे पास होगी V ओवर R प्राइम। इसमें V हमारे पास क्या है, उस पूरे सर्किट की जो बैटरी सप्लाई कर रही है वोल्टेज वो होगा,
और आर प्राइम क्या है, जो उस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आर प्राइम होगा। तो लिहाजा आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/6, जो कि बनेगी 1 एम्पेयर। ठीक हो गया। सो 1 एम्पेयर इज अ टोटल करंट, मतलब अगर बैटरी 1 एम्पेयर करंट बना रही है तो यहाँ पे करंट पहुंचेगा, वो करंट थोड़ा सा डिवाइड होगा, फिर वो कंबाइन होगा, तो अगेन बी पॉइंट पर आके हमें 1 एम्पेयर करंट मिलेगा। तो ए से 1 एम्पेयर करंट गया और बी से भी कितना मिलेगा, 1 एम्पेयर करंट ही मिलेगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ओके, तो ये हमारे पास आ गया टोटल करंट उस सर्किट का। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 एम्पेयर। ठीक हो गया जी। ओके, अब निकालना है ईच रेजिस्टर के क्रॉस करंट, हर रेजिस्टर के क्रॉस हमने करंट को फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब इसको जरा गौर से समझिएगा। अब इस पूरे सर्किट के अंदर जो करंट है वो फ्लो हो रहा है 1 एम्पेयर। ठीक है, अगर इस पूरे सर्किट का करंट 1 एम्पेयर है तो मतलब इस पूरे सर्किट का करंट 1 एम्पेयर है। ठीक है, और ये जो सर्किट है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि हर रेजिस्टर के क्रॉस करंट कितना फ्लो होता है, सेम करंट फ्लो होता है। तो अगर इसका करंट 1 एम्पेयर है तो इस सर्किट का करंट भी 1 एम्पेयर है। तो ये चूंकि सीरीज में लगे हुए हैं दोनों रेजिस्टर, तो लिहाजा 1 एम्पेयर करंट इसमें से फ्लो करेगा और 1 एम्पेयर करंट इसमें से फ्लो करेगा। ठीक है जी। तो अगर 1 एम्पेयर करंट इसमें से फ्लो करेगा और 1 एम्पेयर करंट इसमें से फ्लो करेगा, तो R3 में से फ्लो होने वाला करंट कितना है, 1 एम्पेयर, और R इक्विवेलेंट में से फ्लो होने वाला करंट कितना है, 1 एम्पेयर। इज इट क्लियर? ये तो मैंने ज़बानी कलम में आपको बता दिया है, इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब कैलकुलेट करने के लिए अगर हमने C और B के दरमियान करंट को फाइंड करना है और A और C के दरमियान करंट को फाइंड करना है, तो पहले हमें वोल्टेज का पता होना चाहिए, वोल्टेज कितनी कितनी होगी। ठीक है, करंट का तो मैंने आपको रफ सा आइडिया दे दिया है कि 1 होगा, लेकिन अब इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव भी तो करना है ना, कैलकुलेट भी तो करना है कि 1 एम्पेयर कैसे आएगा। ओके, अब करंट मालूम करने के लिए कि R3 में कितना करंट फ्लो हो रहा है और R इक्विवेलेंट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों का करंट मालूम करने के लिए पहले दोनों रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज का पता होना चाहिए। ठीक हो गया। वोल्टेज का कैसे पता होगा, तो क्योंकि सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जो वोल्टेज जो बैटरी देती है वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब क्योंकि रेजिस्टेंसेस इक्वल लगी हुई हैं तो लिहाजा वोल्टेज भी इक्वल डिवाइड होंगे। ठीक है, तो इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, और इसके क्रॉस कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम के रेजिस्टर्स हैं, तो लिहाजा पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 3। तो R3 के क्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है, R3 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 3 वोल्ट्स, और R इक्विवेलेंट के क्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है, 3 वोल्ट्स। ओके, तो अब वोल्ट का पता चल गया। ठीक है, तो R3 के रेजिस्टेंस वो नाउन है पहले ही, तो अब हम R3 के क्रॉस करंट मालूम कर सकते हैं। तो R3 के क्रॉस जो करंट है, अगर हम उसको I3 कह दें, I3 इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू R3, तो यहां पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वोल्टेज अक्रॉस R3 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ R3। ठीक है, तो अगर हमने I3 मालूम करना है तो R3 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो पता होना चाहिए और R3 की जो रेजिस्टेंस है वो हमें मालूम होनी चाहिए। ओके, अब यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और I3 मालूम कर लेते हैं। तो I3 बराबर होगा वोल्टेज अक्रॉस R3, तो मैंने आपको बता दिया कि चूंकि दोनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इक्वल वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे, 3 इसको मिलेंगे, 3 इसको मिलेंगे। अगर 3 इसको मिलेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे वोल्टेज अक्रॉस R3 3 है, और R3 की जो रेजिस्टेंस है वो भी कितनी है, 3 है, तो लिहाजा I3 कितना होगा हमारे पास
1 एम्पियर होगा। तो मतलब R3 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। मतलब ये वाला R3, ठीक है, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। ओके, अब मालूम करते हैं कि जो R इक्विवेलेंट है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका करंट मालूम करने के लिए अगेन पहले हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मतलब R इक्विवेलेंट के क्रॉस पोटेंशियल का पता होना चाहिए, ठीक हो गया, और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस का पता है और पोटेंशियल का वही पता है, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हुए थे। 6 वोल्ट की बैटरी थी, 3 इसको मिले और 3 इसको मिले, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ था, ठीक हो गया। ओके, तो अब जरा ध्यान से, अब जरा गौर से देखिएगा, ए और सी के दरमियान आर इक्विवेलेंट है। आर इक्विवेलेंट बेसिकली इन दोनों का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था, ठीक है। आर इक्विवेलेंट इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस थी। तो अगर ए और सी के दरमियान पोटेंशियल 3 वोल्ट का है तो ए और सी के दरमियान पोटेंशियल कितना होगा? 3 वोल्ट का होगा। तो अगर ए और सी के दरमियान पोटेंशियल 3 वोल्ट का है तो बताएं R1 और R2 के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? तो चूंकि R3 और R1 और R2 लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि वोल्टेज कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। तो लिहाजा अगर ए और सी के क्रॉस पोटेंशियल 3 वोल्ट का है तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? 3 वोल्ट का, और R2 के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? 3 वोल्ट का होगा, ठीक हो गया। तो अब हम करंट मालूम करते हैं R1 में से कितना फ्लो हो रहा है और करंट मालूम करते हैं R2 में से कितना फ्लो हो रहा है। तो लिहाजा फार्मूला यही रहेगा जो हमने R3 के लिए बनाया था, वही फार्मूला R1 के लिए होगा और वही फार्मूला R2 के लिए होगा। तो लिहाजा I1 बराबर होगा वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R1 वो कितना है? 3, ठीक है, वो यहां से निकाला था 3 हमने, ये वाला 3। तो 3 इसको मिलेंगे, 3 इसको मिलेंगे, तो ये आ जाएगा 3 ओवर R1 कितना है? वो है 6 है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पेयर। सिमिलरली I2 निकालेंगे तो I2 बराबर होगा, I2 मतलब R2 में से फ्लो होने वाला जो करंट है, ठीक है जी। तो अब इसकी वोल्टेज पहले पता करनी पड़ेगी। तो वोल्टेज कितनी है? जितनी इसकी थी उतनी इसकी है, क्योंकि दोनों लगे हुए पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। लिहाजा 3/6, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? 0.5 एम्पेयर, ठीक हो गया। अब देखें I1 और I2 ये है, I1 और I2 0.5 इसको मिला, 0.5 इसको मिला। इसका मतलब कि टोटल करंट हमें कितना आया था पॉइंट ए पर? तो आया था पॉइंट ए पर 1 एम्पियर करंट, जिसमें से आधा R1 को मिल गया और आधा R2 को मिल गया। दोनों करंट जब वो यहाँ पर आए और दोबारा फिर कंबाइन हो गए तो कितना करंट बन गया? 1 एम्पियर। और वही 1 एम्पियर किस में से गुजरेगा? 3 एम्पियर में से, सॉरी R3 में से गुजरेगा। तो R3 में से जो करंट है वो I3 है, तो कितना गुजर है? 1 एम्पियर, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। हर रेजिस्टर के क्रॉस हमने करंट को फाइंड कर लिया, टोटल जो सर्किट की जो रेजिस्टेंस थी वो हमने फाइंड कर ली, और जो टोटल करंट इसमें से फ्लो हो रहा था सर्किट के अंदर वो हमने मालूम कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 है अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2.0 सेंटीमीटर बाय 2.0 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या आपके पास एक आयरन की बार है, उसकी आपको जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.0 सेंटीमीटर बाय 2.0 सेंटीमीटर ये आपको दिया हुआ है उसका एरिया, और लेंथ आपको दी है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 11 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ है, आयरन बार है, इसकी आपको लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी आपको गिवन है। तो डाटा हमारे पास गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, इसको पहले आपने मीटर में करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं? उसका सेंटी खत्म कर दे तो मीटर में आ जाएगा, ठीक है जी। तो सेंटी की आपने वैल्यू पुट कर दी तो ये डायरेक्ट वैल्यू किस में आ जाएगी? मीटर में आ जाएगी। उसके बाद एरिया दिया हुआ 2.0 इंटू 2.0, तो ये बन गया 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम?
अब ये जो स्क्वायर होता है वो हम जानते हैं कि ये स्क्वायर जो है वो पूरे का होता है, ठीक है जी। तो सेंटी की वैल्यू होती है -2, तो होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 की पावर -4। तो जब भी आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 4.0 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद रेजिस्टिविटी आपको गिवन है 11 × 10 की -8 ओम मीटर। और फाइंड करना है हमने रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है R = ρl/A। सो फॉर्मूला हमारे पास होता है R = ρl/A। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है जी। रो भी आपको गिवन है, लेंथ भी गिवन है, एरिया भी गिवन है। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करने के बाद आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वैल्यूज पुट करने के बाद, ठीक है जी, R = रो की जगह पर 11 × 10 की पावर -8, लेंथ की जगह पर 40 × 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4.0 10 की पावर -4। अब ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.1 × 10 की पावर -4 ओम, ठीक है जी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आर्टिकल नंबर 5 करते हैं। The resistance of an iron wire at 0 degree C is 1 × 10 की पावर 4 ohm. What is the resistance at 500 degree C if the temperature coefficient of resistance of iron is 5.2 10 की पावर -3 per Kelvin? अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक आयरन वायर है और उस आयरन वायर का इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सी है। तो इनिशियल टेम्परेचर पर उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, वो आपको गिवन है 1 × 10 की पावर 4 ओम, ठीक है जी। तो इनिशियल टेम्परेचर पर जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो आपको गिवन है। फिर कहता है कि आपने उसको हीट अप किया 500 डिग्री सी तक, उसको आपने हीट अप किया। तो हम जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से 500 डिग्री सी पर उसकी कितनी रेजिस्टेंस होगी ये हमने मालूम करना है, ठीक हो गया। और उसके बाद इस आयरन का जो कोफिशिएंट रेजिस्टेंस है वो भी आपको दिया हुआ है। तो डाटा हमारे पास गिवन है कि इनिशियल रेजिस्टेंस हमें गिवन है इनिशियल टेम्परेचर पर, और वो जो इनिशियल टेम्परेचर है वो हमारे पास 0 डिग्री सी है। इस 0 डिग्री सी को हमने केल्विन में चेंज किया तो 273 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद जो फाइनल टेम्परेचर है वो है हमारा 500 डिग्री सी। 500 डिग्री सी को हमने केल्विन में चेंज किया तो 773 केल्विन आएगा। अब उसके बाद टेम्परेचर में कितना चेंज आया, ठीक है जी। तो टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा वो हमने लिख दिया 773 273 = 500 केल्विन। तो डिग्री सी में जितना चेंज आता है उतना ही केल्विन में चेंज आता है। तो लिहाजा अल्फा बराबर है 5.2 10 की पावर -3 पर केल्विन। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद फाइंड करना है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T के फाइनल टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, उसको हम किससे लिखेंगे, RT से लिखेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डाटा गिवन है। अब हमने जो फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला हमारे पास होता है अल्फा = RT - R0 ओवर R0 × ΔT, ठीक है जी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले के अंदर हमने RT मालूम करना है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज किया तो ये पूरा फैक्टर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हुआ अल्फा R0 × ΔT = RT - R0। अब ये R0 इधर आ जाएगा तो RT बराबर होगा, RT बराबर है R0 प्लस अल्फा R0 × ΔT, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास उस फाइनल
फार्मूले की एक्सप्रेशन आई है जी। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने से पहले इसको थोड़ा सा मजीद जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई किया तो आर नॉट बराबर होगा, इसमें आर टी कॉमन ले लें तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। तो टी टेम्परेचर पर मतलब 500 डिग्री सी पर उसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमने मालूम कर लेना है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें। आर नॉट की वैल्यू गिवन है आपको, सारी वैल्यू इसमें आप पुट कर दें। पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 5.2 10 की पावर -4 3 मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक हो गया जी। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दी हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 10 की पावर 4 ओम। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर।